नमस्कार दोस्तों। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति तो कभी ब्रिटेन की महारानी और वहां के प्रधानमंत्री तो कभी किसी और राष्ट्राध्यक्ष को उनकी औकात बता देने वाले भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची में इतना कायर प्रधानमंत्री भी होगा जिसे चीन लगातार लाल आंखें दिखाए, कुछ भी उल जलूल बोले और उसमें हिम्मत ना हो कि वो चीन का चा बोल दे। यह स्थिति हो कि जो नारी शक्ति की बात करे और नारियों के साथ ही सबसे ज्यादा अत्याचार हो और वो मौन साध ले। वो जो युवाओं की बात करे और युवाओं को ही बेरोजगार बना दे और फिर मौन साध ले। वो जो किसानों को अन्नदाता बोले लेकिन किसानों पर लाठियां भी चलवाए, गोलियां भी चलवाए और उनके राह में कीले भी बिछवाए और फिर चुप्पी साध ले। वो जो खुद को गरीब बताए, वंचित बताए और कामगारों को, श्रमिकों के उनके अधिकार छीन ले, उनके कानून खत्म कर दे तो और फिर चुप्पी साध ले। वो जो खुद को पिछड़ा बताए और पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर होते अत्याचार पर चुप्पी साध ले, तो ऐसे प्रधानमंत्री को आप क्या कहें? कमोवेश आज भारत में ऐसा ही कायर प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने साफ साफ कहा, चुनौती देकर कहा कि भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना दर्शाने की कोशिश न करे। वो चीन का अभिन्न हिस्सा है। सोचिए, वो इस तरह की बात कर रहा है। वो लद्दाख में हमारा हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर ले रहा है। लद्दाख के नागरिक सोनम वांगचुक के साथ में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने लद्दाख को नरक बना दिया है। ये मेरे 13वें दिन के अनशन का अंत है और आज यहाँ पर दिन में कोई 1,500-2 हजार लोग अलग अलग गांव से आकर हमारे साथ यहाँ पर एक दिन का अनशन कर रहे थे और अभी कोई 250 लोग यहाँ पर रात को भी रुकेंगे इस कड़कती ठंड में, जहाँ -10 से -15 के बीच तापमान रहता है। तो आपको तो पता ही है, हम अनशन लद्दाख के संरक्षण 6वें शेड्यूल में और लोकतंत्र की बहाली के लिए कर रहे हैं। तो कल की तरह मैं फिर एक भ्रम की सफाई देना चाहूंगा, मिथ जो फैले हुए हैं। बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा सोशल मीडिया पर भी, आप लोग तो 6 शेड्यूल लेके बाहर के लोगों को रोक रहे हैं, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो असल में 6 शेड्यूल का जो संरक्षण है वो लद्दाख को किसी बाहर या और प्रदेश के लोगों से ही नहीं, बल्कि जो लद्दाख में संवेदनशील जगह हैं, जो या तो पर्यावरण के दृष्टि से संवेदनशील हैं या संवेदनशील संस्कृतियां हैं जनजातीय, उनको तो सबसे बचाने की जरूरत है। आपको पता है चांगतांग में चांगपा समुदाय है जनजातीय, जो नोमैडिक ट्राइबल्स हैं, जो पश्मीना बकरियों को पालते हैं, और वहीं पर सोमोरीरी इकोसिस्टम, पांगोंग इकोसिस्टम जैसे बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण है। उनको तो बचाना चाहिए, हमसे भी, लेह के शहर के लोगों से भी उनको बचाने की बात है। 6 शेड्यूल ऐसी सुविधाएं देता है कि हर एक जनजाति और उनके परिवेश को बचाया जाए। लद्दाख के ही लोगों से भी, मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि लद्दाख के लोगों से भी बचाने की जरूरत। दूसरी तरफ जैसे आर्यन वैली है, वहां पर बहुत ही अलग संस्कृति है, आर्यन समय के कहते हैं, उसको तो हमसे भी बचाने की जरूरत है। तो ये बाहर से अंदर या ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अब उद्योग की बात आए, आर्थिक कामों की बात आए, कॉमर्स की,
तो फिर यहाँ पर ऐसे जगह भी हैं जहाँ कोई संवेदनशीलता नहीं है, वहां पर हम इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं जिसमें कि हर कोई उद्योग लगाए, कॉमर्स चलाए, देश से बल्कि दुनिया से निवेश हो। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहाँ पर ये संवेदनशील नहीं है, हो तो हमसे भी बचाना चाहिए, नहीं हो तो पूरी दुनिया के लिए खुला हो। हम तो इस खुले दिमाग के साथ मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को ऐसे संरक्षण दिए जाए। लेकिन वो चुप्पी साधे, वो सिर्फ राजनीतिक बयान देता है, झूठ बोलता है। तभी शायद मुंबई के शिवाजी स्टेडियम से वह नारा दिया गया, मोदी गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो। ये वैसे ही था जैसे आपको याद होगा 1942 में अगस्त क्रांति, महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसके बाद में एक लंबी लड़ाई आजादी की लड़ी और देश आजाद हुआ। और कल शिवाजी पार्क में कमोबेश इसी तरह का आगाज हुआ। तमाम विपक्ष के नेता जुटे और सागर की तरह से इस देश के नागरिक वहां हिलोरे ले रहे थे और वहां राहुल गांधी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी धारावी को बेचते हैं, हम धारावी को चीन से बेहतर स्किल इंडिया बना सकते हैं। वहां इतना स्किल है कि चीन का और दुनिया का स्किल का सबसे बड़ा सेंटर फेल हो जाए। वो राहुल गांधी, वो विजन था जो इस देश की इकोनॉमी को भी समझा रहे थे और इस देश के समाजवाद को भी समझा रहे थे। वो देश की तमाम नीतियों को प्रभावित कर रहे थे। और तभी उन्होंने कहा, एक शक्ति है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी के ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथों में दो तरह की शक्तियां बताई गई, एक असुरी शक्ति, एक दैवी शक्ति। तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी असुरी शक्तियों से घिरे हुए हैं और वही असुरी शक्तियों के वो सिर्फ मुखौटा मात्र हैं। बीजेपी मुखौटा मात्र है, वास्तव में आरएसएस वह शक्ति है। अदानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपति वह शक्ति हैं। दुनिया के तमाम पूंजीपति देश शक्ति है। उन सब के साथ मिलकर जो खेल हो रहा है इस देश को गुलाम बनाने का, वह खेल किया जा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। यह लड़ाई अपने लिए नहीं, यह दर्द अपने लिए नहीं, इस देश के लोगों के लिए, इस देश की धरती के लिए दर्द को सहना। और इसकी धरती, इस देश के नागरिकों, इस देश वासियों के लिए लड़ाई लड़नी है। और उसके लिए अब मोदी भाजपा गद्दी छोड़ो, यह लड़ाई शुरू करनी है। और वही लड़ाई का आगाज हो गया। उस आगाज ने इतना घबराया मोदी को कि आज वो इल बिल कुछ भी बोल रहे थे। आज चेन्नई में, दक्षिण भारत में, जब वो हैदराबाद में अपनी रैली कर रहे थे तो बोल रहे थे कि इस देश की महिलाएं, बेटियां, माएं ही मेरी मातृ शक्ति हैं, मेरी बेटी शक्ति हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि बताइए
यदि यही शक्ति है आपकी, तो जब मणिपुर में लड़कियों की नग्न परेड निकाली जा रही थी, लगातार गैंग रेप हो रहे थे और तमाम घटनाएं हो रही थी, तब आपकी यह सोच कहां गई थी? तो आज जब कुछ लोग हिंदू धर्म और शक्तियों पर ज्ञान दे रहे हैं, तो उनसे मेरे कुछ सवाल हैं शक्ति स्वरूप को लेकर। मणिपुर में जब आदमखोरों की भीड़ दो बेटियों को नोच रही थी, तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया था। कानपुर में जब दो नाबालिग बेटियों के शव लटके मिले, तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। हाथरस की हैवानियत में जब बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया, तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बच्ची का बलात्कार किया और दोषी पाए गए, शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। क्या शक्ति स्वरूप रामदुलार गोंड ने जिस नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया, उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप उस बच्ची में नजर नहीं आया जिसका यौन शोषण चिन्मयानंद ने किया? क्या शक्ति स्वरूप लखीमपुर में जिस औरत का चीरहरण हुआ, उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप अंकिता भंडारी में नजर नहीं आया, जिसके साथ यौन शोषण के लिए जबरदस्ती की गई और उसके बाद उसकी हत्या बीजेपी के नेता के बेटे ने कर दी? शक्ति स्वरूप उन बेटियों में नजर नहीं आया आपको जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, पर उनको बूटों के तले रौंदा गया और आप आरोपी को संरक्षण देते रहे? और आज भी एक के बाद एक अश्लील विभत्स वीडियो जो आपके नेताओं के, आपके सांसदों के सामने आ रहे हैं, उसमें बेटियों का शक्ति स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। अरे आपका पूर्व मुख्यमंत्री पॉक्सो का आरोपी पाया गया, 17 साल की बेटी के साथ यौन शोषण की बात, तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। शक्ति स्वरूप की बात तब कीजिएगा जब इन बेटियों के गुनाहगारों को सजा दीजिएगा, उनको संरक्षण नहीं दीजिएगा। असलियत तो यह है कि इस देश का एक खोखला प्रधानमंत्री है, वो कायर है, वो डरता है। उसके रिमोट के पीछे जो शक्तियां उसको संचालित करती हैं, जब उसकी कलई राहुल गांधी ने खोल दी तो ये बौखला गए, घबरा गए और उसके बाद दुष्प्रचार करने लगे। जवाब आपको एक देना है, रिमोट कंट्रोल के पीछे से संचालन कौन करता है और बेटियों के आरोपियों को संरक्षण आप क्यों देते हैं? शक्ति पर बात तब कीजिएगा जब इन दो सवालों का जवाब दे पाइए। यह होता रहा और आप देखते रहे, मौन साधे रहे, किसी चीज का जवाब नहीं। और जब किसी चीज का जवाब नहीं होता है तो जनता जवाब देती, इसीलिए आज जनता जवाब देने को तैयार है। मोदी मीडिया की स्थिति यह है कि छोटी छोटी चीजों के लाइव दिखाने वाला इतनी बड़ी विशाल रैली को उसने एक भी मिनट लाइव दिखाना उचित नहीं समझा। इस देश के तमाम अखबारों को मैंने देख डाला जो खुद को बड़ा अखबार कहते हैं। किसी दिल्ली के अखबार में फ्रंट पेज पे उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मंजिल पर पहुंचने की रैली का कहीं जिक्र नहीं। क्यों? इतना डर क्यों है? क्योंकि इस देश का मीडिया उन्हीं पूंजीपतियों का गुलाम है, इस देश की सरकार गुलाम है और चुनाव आयोग उस पर मौन साध लेता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिखता है। चुनाव आयोग को कहीं नहीं कुछ दिखता है, पुलिस को कहीं कुछ नहीं दिखता है। वो कार्रवाई करता है तो कहां करता है कि हिमाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी हटा दो, गृह सचिव हटा दो, डीजीपी हटा दो, कहीं का कुछ हटा दो, इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ चुके हैं, यह बात तय है। यही वजह है कि उन्होंने बड़ा छिपाने की कोशिश की, मगर चुनाव बांड का तमाम सच सामने आ गया और जो उन्होंने और छिपाया था, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और कहा पूरा डाटा 21 मार्च की शाम 5 बजे तक सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। यही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के उन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार गिराने के लिए कांग्रेस से उनके जो 6 एमएलए को खरीदा था,
उन एमएलएज की सदस्यता जो रद्द कर दी थी विधानसभा अध्यक्ष ने, सुप्रीम कोर्ट ने उससे बहाल करने से मना कर दिया। और यही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट वह मामला भी पहुंच गया जब तमिलनाडु के एक मंत्री को शपथ दिलाने के लिए नोट भेजा वहां के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को, तो राज्यपाल ने शपथ दिलाने से मना कर दिया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया है। हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से निकले ये तमाम नेता, जो कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई गवर्नर है, कोई किसी संवैधानिक संस्था में बैठा है, वो हर जगह मात खा रहे हैं, क्योंकि नफरत से देश नहीं चलता, देश मोहब्बत से चलता है, सच्चाई से चलता है। राहुल गांधी ने वही राह दिखाई है जिससे इस देश के हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर वर्ग को न्याय मिले। यही वजह थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देश के हर हिस्से से लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने हर एक के साथ में देश को समझा और उस मुकाबले करने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है और इस डर में वो उल जलूल हरकतें कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, मगर जनता है, सब जानती है। तो अब आने वाले वक्त में ऐसे प्रधानमंत्री को, जो दुनिया के तमाम देशों में जाता है, वहां के तमाम प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से चिपकता है और जाके चीन के राष्ट्रपति के आगे सरेंडर कर देता है, जिसे लाल आंखें दिखाने की बात करता था, और वो जिस तरह से धमकाता है, यह बताता है इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, यही देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए उसको उखाड़ फेंकने का फैसला इस देश की जनता ने कर लिया है।